हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। वीकेंड टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हो आप बाय इक्विटी हंट। न्यूज़ अभी तक आपने सुनी होगी दैट जो यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने जो टैरिफ ट्रम्प ने यहाँ पे लगाए थे इंडिया के साथ साथ और बाकी सारे कंट्रीज़ के ऊपर, तो उसको गलत ठहराते हुए टैरिफ को यहाँ पे स्लैश कर दिया था कि ये कह के कि अमेरिका की दुश्मनी हर एक देश के साथ यहाँ पे नहीं हो सकती दुनिया में, राइट। बट फिर उसके बाद जो है वो हमारे ग्लोबल मार्केट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक ग्लोबल मार्केट ने यहाँ पे दिखा था, जो कि गिफ्ट निफ्टी हमें 320 पॉइंट यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा है, करीब 1.25% के आसपास हमें यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट। उसके बाद अगर आप फिर से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ट्रम्प ने बोला था कि जो 10% टैरिफ जो है वो यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। अभी 18% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगे थे और उसमें भी यूएस के गवर्नमेंट ने बोला था कि 10% टैरिफ आप यहाँ पे लगाओ, मतलब गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट मतलब ट्रम्प ने यहाँ पे बोला था। बट फिर उसने बोला कि नहीं, 15% के टैरिफ हम यहाँ पे लगेंगे, जो कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो लीगल यहाँ पे नज़र आते। बट गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव था। अभी कल जब 6:30 बजे के आसपास जब सारे ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पे ओपन होंगे तब हमें देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है। फिलहाल तो हम अगर देखें ये सब चीज़ें तो हमें जो है वो थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। बाय एनी चांस अगर आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करते हो तो लिंक्डइन पे मैंने ये वाली पोस्ट की थी, आप यहाँ पे देख लेना, जहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि निफ्टी का एक वीकली व्यू मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, जो कि मैंने वीडियो में भी बताया था। बट जो लोग लिंक्डइन में है बट मुझे यूट्यूब पे फॉलो नहीं करते, ये उनके लिए पोस्ट थी। बट एज इट इज़ पूरे वीक में इसी रेंज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे खेलता रहा और मैं अपने जो भी ऑप्शन सेलिंग एंड जो भी मतलब सेटअप्स थे मेरे स्टॉक वगैरह के, मैं उसी को यहाँ पे फॉलो करते रहा, राइट। निफ्टी 50 की अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले हम अगर वीकली चार्ट में अगर हम लोग बात करें तो वीकली चार्ट में एक सॉर्ट ऑफ करेक्शन के बाद, मतलब आप यहाँ पे देखो एक करेक्शन था, करेक्शन के बाद एक पुल बैक था, पुल बैक के फिर से बाद यहाँ पे एक काइंड ऑफ ए करेक्शन आ चुका है। वीकली चार्ट में ना ये पैटर्न यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे फॉलो होता है। अभी ये इस वीक का जो लो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो मतलब होने वाला है। जो लो है ये वाला, राइट, ये वाला लो हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीक का, ठीक है। अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे, वेट अ सेकेंड, यस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल का लो निकल के आता है, जो कि मंडे की कैंडल थी 60 फरवरी की, जो कि निकल के आता है 25,372 का। तो 25,372 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पे निकल के आता है। बाई एनी चांस अगर 25,372 अगर नीचे की साइड अगर ब्रेक होता है तो हमें सीधे ये वाला गैप के लिए हमें यहाँ पे प्ले करना होगा, जो कि और अगेन 250 पॉइंट यहाँ पे नीचे टारगेट फिर हमें नज़र आता है, जो कि करीब करीब 1% के आसपास निफ्टी फिर यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे दे सकता है अगर हम लोग इस पूरे सिनेरियो को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो। एंड द रीज़न बीइंग, क्योंकि वीकली चार्ट में मान लो अगर ये लो अगर टेक डाउन होता है तो मार्केट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके देन फिर से अगर यहाँ पे ऊपर जाता है तो वो एक हेल्दी अपसाइड यहाँ पे मानी जाएगी, जहाँ पे बुल्स यहाँ पे पैसा बनाएंगे। अभी ये जो ये जो गैप अप था या फिर गैप अप के बाद ये इतना ज़्यादा वोलेटाइल जो मार्केट यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे सिर्फ सेलर्स ने यहाँ पे पैसा बनाया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने पीएनएल को एंड आप पूरे उस सिनेरियो को आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो। डेली चार्ट में भी सिमिलर मुझे नज़र आता है। अगर ये लो अगर ब्रेक होता है तो अगेन यहाँ से 250 पॉइंट नीचे मुझे मार्केट यहाँ पे सरकते हुए नजर आता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल है। मतलब मैं इस गैप के फिल होने का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बनानी भी है तो। जब तक ये गैप फिल नहीं होता तब तक कोई बाइंग की पोजीशन यहाँ पे नहीं बन सकती, अनटिल एंड अनलेस अगर ये ऑल टाइम हाई हमारा निकलता है एक अच्छे खासे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, तो हम जाके हम लोग लॉन्ग के ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट मान लो इसके ऊपर जाता है तो इमीडिएटली ये आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो इमीडिएटली ये वाली रेड लाइन और रेड लाइन के बाद ये पूरा जो एक जोन होगा यहाँ पे करीब 20 से लेके 25 पॉइंट का, ये पूरा जोन आपके लिए एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर सकता है, राइट, क्योंकि सबसे बड़ा सप्लाई तो अभी इसी कैंडल पे है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्रेसिव बाइंग आप यहाँ पे इस पूरे हफ्ते या फिर इस पूरे एक एक या 2 वीक आप प्लान यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, मार्केट अगर इस वाले लेवल पे आता है 25,000 पे आता है तो 25,000 पे आने के बाद यहाँ पे थोड़े से लो रिस्क ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, खास करके निफ्टी में, राइट। तो बेसिकली ये सेटअप मेरा है, जहाँ पे मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे कहीं पे और 26,000 के आसपास कोई सेलिंग के सेटअप यहाँ पे फाइंड करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो मतलब ये जो बफर होगा ना, आप एक बार आप यहाँ पे देखो,
ये जो एक ज़ोन होगा बेसिकली, ये ज़ोन अगेन होगा करीब 100 या फिर 150 पॉइंट के आसपास का ये ज़ोन होगा, ठीक है। इस रेंज में अगर मुझे कहीं पे सेलिंग का सेटअप्स अगर मुझे नज़र आते हैं इसके ऊपर निकलने के बाद, तो मैं यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड्स यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल का हाई यहाँ पे नहीं बनेगा। मैं अगर आवरली चार्ट में अगर आपको दिखाऊँ, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल थी, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस फिर आप नहीं रख सकते, राइट, स्पेसिफिकली सेलिंग के लिए। तो अगर मार्केट मुझे यहाँ पे कहीं मिलता है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब करीब 30 या 40 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस होगा सेलिंग में। और पुट के साइड अगर मुझे बाइंग करना है, तो एक बहुत अच्छे मुझे यहाँ पे मतलब प्रीमियम मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं, बहुत कम प्रीमियम मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं, जो जिसका कि फ़ायदा हम लोग यहाँ पे उठाने की यहाँ पे कोशिश डेफिनेटली करेंगे। तो निफ्टी में मुझे ये नज़र आता है कि मार्केट अगर मान लो 25,780 के ऊपर यहाँ पे निकलता है, तो 25,780 से लेके 26,020, 26,050 तक एक नो ट्रेड जोन होगा, और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे थोड़े से सेलर्स यहाँ पे पैसा कमाए। बट इसके ऊपर अगर मार्केट और निकलता है, तो ये फिर 26,200, 26,300 जाने की कोशिश करेगा। देन अगेन मार्केट में यहाँ पे फिर से 200 या 300 पॉइंट की यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो अगर मान लो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अगर देखना है निफ्टी को, कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, स्टॉक में भी ब्रेकआउट आए और सब चीज़ें मतलब अच्छी तरीके से चले, तो मैं पहले चाहूँगा कि ये गैप जो है ना, मार्केट और यहाँ पे 1% नीचे आए, इस गैप को फ़िल करो, और इस गैप को फ़िल करने के बाद फिर से यहाँ पे ऊपर जाए। बट हम देखेंगे अभी कि पूरे इस अगले वीक में यहाँ पे किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती है, राइट। बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ, तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बोला था कि एक अच्छे खासे अपने एक लेवल पे यहाँ पे ये अपना हाई यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है इसने। तो अगेन इस वीक का जो लो है, इस वीक का लो हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। इस वीक का लो जब तक ये ब्रेक नहीं करता, जो कि इस कैंडल का बनता है, इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल का, तब तक कोई भी सेलिंग सेटअप यहाँ पे नहीं बनेगा इस गैप को फिल करने के लिए। ये लो अगर यहाँ पे टेक डाउन होता है, जो कि मुझे लग सकता है एटलीस्ट बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग यहाँ पे आ सकती है। हो सकता है वो ट्यूसडे के दिन है या फिर थर्सडे के दिन है, जिस दिन एक्सपायरी होगी, तो हम उस दिन का यहाँ पे वेट करेंगे। अभी एक्सपायरी शायद ट्यूसडे को ही है, हाँ ट्यूसडे को है एक्सपायरी यहाँ पे। तो हम एक्सपायरी का यहाँ पे वेट करेंगे कि एक्सपायरी के दिन मार्केट किस तरीके से यहाँ पे एक्ट करता है। एंड ये जो एक बहुत बड़ा जोन होगा, ये बेसिकली सेलर्स के लिए जोन होगा। अगर आपको अग्रेसिव सेल करना है, तो आप इसके नीचे आप कर सकते हो। अगर आपको अग्रेसिव अगर बाय करना है, तो आप इसके ऊपर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, जहाँ पे टारगेट आपके लेकिन 200 या 300 से आप मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, खास करके बैंक निफ्टी में। एंड द रीजन बिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। अगर आप वीकली चार्ट भी अगर आप देखोगे, निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने के लिए, एंड ये अपने ऑल टाइम हाई के पास यहाँ पे खड़ा हुआ है, राइट। तो हो सकता है कि जब ये ऑल टाइम हाई के पास जाए, तो बड़े बड़े लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। देन अगेन उसका इम्पैक्ट जो है वो आपको रिटेलर्स के ऊपर आता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा सा कॉशियस बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे रहना जरूरी है। मेटल इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी मेटल की, तो निफ्टी मेटल में यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट आया था मंथली चार्ट में। अगर आप देखोगे, तो एक ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मूव इसने यहाँ पे दिया था। इस वाले ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट ये 15% यहाँ पे ऊपर जा चुका है, ऑलरेडी जा चुका है। अभी इससे ज़्यादा अपसाइड मुझे निफ्टी मेटल में तो एटलीस्ट मुझे नज़र नहीं आती, ठीक है। गोल्ड सिल्वर कितना भी ऊपर जाए, भाई ये नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है। आप देखो, रेड कैंडल, मार्केट नीचे आया, गैप डाउन, ठीक है, गैप अप, और गैप अप के बाद फिर से दूसरे दिन गैप डाउन के बाद इसने सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद फिर से गैप अप, और फिर 3 दिन गैप अप के बाद फिर से गैप डाउन, और गैप डाउन के बाद इसी एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो जिन लोगों ने भी निफ्टी मेटल के स्टॉक में जिन लोगों ने ट्रेड लेके रखे होंगे, वो मतलब बहुत अच्छे खासे अभी लॉस में होंगे, या फिर जिन्होंने मल्टीपल उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुके होंगे, क्योंकि मार्केट जब इस तरीके की वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, तो मल्टीपल लोग वहाँ पे अपनी पोजीशन को लूज करते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक के बारे में मैंने बोला भी था कि एक अच्छा खासा यहाँ पे एक सेटअप नज़र आता है। मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और वही यहाँ पे हुआ पिछले 1 या 2 वीक में, राइट। तो अभी ठीक है, अभी मतलब फिलहाल तो आरएसआई अगर आप देखोगे, तो 73 के आसपास चल रहा है, विच इज़ नॉट रियली ओवरबॉट जोन, राइट। ओवरबॉट जोन इसका मे बी 80 के ऊपर होगा। तो जब ये 80 के ऊपर निकलने लगे, तो आप अपनी पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन को, अगर आपकी पीएसयू बैंक में है, तो उसको आप थोड़ा सा काटने की कोशिश वहाँ पे आप करना। जो एक सबसे बेस्ट मुझे इस वीक पूरे सेक्टर मुझे अगर लगता है, तो वो लगता है निफ्टी एनर्जी का सेक्टर। और आप देखो,
जो ट्रेड डील यहाँ पे हुई भी है, वो उसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो एनर्जी का ही, कि आप हमसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया या फिर कोल हो गया, आप वो हमसे खरीदोगे, ऐसा अमेरिका ने बोला है। और हमने उनको एक तरीके से कमिटमेंट यहाँ पे दी है कि हम इतने इतने रुपए की एनर्जी के सप्लाईज हम आपसे यहाँ पे खरीदेंगे। तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा वो निफ्टी एनर्जी सेक्टर ही होगा। तो मैंने आपको बोला तो, और एग्जैक्ट में मेरे लेवल थे, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप जाके देखोगे तो आपको शायद दिखेगा कि मैंने निफ्टी एनर्जी के एग्जैक्ट यही लेवल्स थे, और मार्केट यही से वापस घुमा है, वो उस वाली इतनी बड़ी सेलिंग गैप अप गैप डाउन के बाद भी, राइट। तो अगेन मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा यहाँ पे, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का, रीटेस्ट के बाद अगर हमें कोई स्टॉक यहाँ पे दिखता है अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ, तो हम वहाँ पे एंटर करेंगे। तो निफ्टी एनर्जी ओवरऑल सेक्टर के ऊपर आपके यहाँ पे नज़र होनी चाहिए। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स अगर आप देखोगे तो अगेन ये वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के पास है अपने, अगर आप देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ये बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं दे देता, तो तब तक कोई लॉन्ग के ट्रेड्स आप यहाँ पे नहीं बना सकते। और मैं और एक पैटर्न अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक सॉर्ट ऑफ एक फॉलिंग वेज टाइप ऑफ पैटर्न मुझे यहाँ पे नजर आता है, जो कि एक काइंड ऑफ एक बेरिश पैटर्न यहाँ पे होता है। तो इसमें आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा संभल के रहना प्राइवेट बैंक्स वगैरह में, राइट। एक और यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई थी जहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की थी। मुझे अगर दिखती है तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, जहाँ पे हरियाणा के गवर्नमेंट के साथ उनके कुछ फ्रॉडुलेंट जो है वो कुछ यहाँ पे सामने आए थे। ओके, यस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक वेट अ सेकेंड, यस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्लैग्स रुपीज 590 करोड़ फ्रॉड इन हरियाणा गवर्नमेंट लिंक्ड अकाउंट एज ए चंडीगढ़ ब्रांच। ठीक है, इसके बाद कुछ उन्होंने 3 या 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया था। तो मतलब ये करीब 600 करोड़ का फ्रॉड इनके यहाँ पे सामने आए, जो कि हो सकता है कि इसी तरीके से कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट करे। निफ्टी एफएमसीजी की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छे खासे अभी अपने जोन पे यहाँ पे अपने आप को इसने संभल के यहाँ पे रखा हुआ है। बट ये कितने दिन चलेगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी बहुत ज़्यादा अभी वीक हो चुके हैं अभी पिछले कुछ यहाँ पे दिनों से। अ, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे इसने करीब 5 6 7 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था अगेन उस वाले टैरिफ के जो सिचुएशन थी पिछले साल, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। और मार्केट अभी इसने मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया था, ठीक है, मार्केट फिर से ऊपर गया, सेलर को ट्रैप किया, और अभी हो सकता है कि इस वीक एफएमसीजी अपने साथ बायर्स को भी यहाँ पे लेके जाए, जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा था, जिन लोगों का इस वाले कैंडल के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस था, वो एक बार उनको यहाँ पे ट्रैप करे, इस वाले लेवल को टेस्ट करें, देन उसके बाद अपनी अपसाइड यहाँ पे जर्नी शुरू करें। एंड द रीज़न बिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेरिश नेस मुझे यहाँ पे नज़र आती है। नो मैटर कि एक डिफेंसिव सेक्टर इसको माना जाता है, बट अगर आप ओवरऑल कंपनीज के रिजल्ट अगर आप देखोगे तो वो इतने खास यहाँ पे नज़र नहीं आते एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, राइट। तो निफ्टी एफएमसीजी के मामले में मुझे तो ये लगता है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स अगेन एक लोअर लो इसमें फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये लोअर लो कंफर्म तब तक नहीं होगा जब तक ये लो ये टेकन आउट यहाँ पे नहीं कर देता, जो कि निकल के आता है 26,050 के आसपास का। तो अभी भी एक 1,500 पॉइंट का इसके पास एक स्कोप बचा हुआ है, और आरएसआई में भी एग्जैक्ट मोमेंटम आपको यहाँ पे नजर आता है। तो ये थोड़ा सा बेरिश यहाँ पे हो चुका है, मुझे लगता है कि ये वाला गैप जो है वो निफ्टी ऑटो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए डेफिनेटली आएगा, और मतलब बहुत जल्दी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा जो गैप होता है ना, ये कभी भी मार्केट पीछे छोड़ के ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अगर आप ये गैप अगर आप देखोगे तो ये करीब 2.5% का गैप है, राइट। तो इतना बड़ा गैप जो है वो मार्केट यहाँ पे नहीं छोड़ सकता, जो कि एक डिमांड की तरह यहाँ पे काम काम करेगा। बट अगर ये लो अगर निफ्टी ऑटो अगर ब्रेक कर देता है, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़े बहुत शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे ऑटो सेक्टर में यहाँ पे प्लान करने की कोशिश डेफिनेटली करूँगा। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने अपने आप को अच्छा खासा यहाँ पे संभाल के रखा हुआ है, एंड मतलब थोड़ा सा मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ निफ्टी मिड कैप के बारे में। जो जो भी स्टॉक अगर आपके लॉस में भी होंगे तो उसके ऊपर आप मतलब बैठे रहो, ठीक है, कुछ मत करो उसमें, कुछ ऐड मत करो, कुछ उसको निकालो मत, सिर्फ खाली बैठे रहो, कुछ भी नहीं होगा, राइट। निफ्टी मीडिया अगेन, निफ्टी फार्मा सेक्टर अगेन, जब तक ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर देता, इसमें कोई भी मुझे अपसाइड एज सच मुझे नज़र नहीं आती।
निफ्टी ऑटो तो मतलब मैं निफ्टी ऑटो की ईटीएफ एंड ऑल में तब खरीदना पसंद करूंगा जब निफ्टी ऑटो यहाँ पे आएगा। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि निफ्टी ऑटो 100% यहाँ पे आएगा। जिस तरीके से इसने ये यहाँ पे ब्रेक किया है, अगर आप ओवरऑल मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे, बहुत बड़ी ये मंथली कैंडल है जो इतने आसानी से यहाँ पे नहीं होगी। मतलब आप अगर आप देखोगे ना, तो आपको एक सॉर्ट ऑफ एक एम पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आएगा। एग्जैक्टली एम पैटर्न नहीं, एम पैटर्न यहाँ भी था एक, आप देखो इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे आया था बहुत ज़्यादा, और अभी इसके ब्रेकआउट के बाद एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, 100% नीचे आएगा, ठीक है। जो मुझे लगता है वो नीचे आना भी चाहिए, ठीक है। मतलब ये नीचे आया था करीब 21% का, और ये भी अगर मैं यहाँ से देखूँ इस वाले ब्रेकआउट के साथ, तो एग्जैक्टली 17-18% के आसपास यहाँ पे निकल के आता है, जो कि मुझे लगता है कि इतना नीचे आना ही चाहिए। एंड अगर आता है मैं तो ही यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। अगर फिर से अगर यहाँ पे ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट यहाँ पे आईटी वगैरह में नहीं होगा। जब देखो इनकी फटने लगी ना आईटी सेक्टर वालों की, कि अभी जो एआई है वो आपके सारे काम यहाँ पे कर देगा, आपके रेवेन्यूज वगैरह डाउन हो जाएंगे, तो फिर इन्होंने फटाफट अपनी डीले यहाँ पे निपटाना शुरू की है कि हमने टीसीएस ने इस कंपनी के साथ टाई अप किया है, इस कंपनी ने उस कंपनी के साथ, उस एआई कंपनी के साथ इसने टाई अप किया है जहाँ पे इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये आपको अभी याद आया जब मतलब इस तरीके की नेगेटिविटी चल रही थी, आपके स्टॉक बहुत ज़्यादा मतलब 10-10 20-20% एक एक दिन में टूट रहे थे, तब आपको इस बात का ख्याल आया इसके। बट चलो ठीक है, अभी मतलब आप बायबैक के उस सोच से तो आप कम से कम बाहर आ गए, ठीक है, ये अच्छी बात है, राइट। इंडिया वीक्स की अगर आप बात करोगे तो बहुत बढ़िया वॉलेटिलिटी थी फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन करीब 6% ही ऊपर था, 6-6.5% ऊपर था, राइट। और मार्केट में भी एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, मतलब मार्केट वहाँ से नीचे, अगर आप इंट्राडे का अगर आप चार्ट देखोगे निफ्टी का, वेट अ सेकंड, यस, इंट्राडे का अगर आप चार्ट देखोगे तो इंट्राडे के चार्ट में जो है वो आपको क्लियरली यहाँ पे नज़र आएगा कि मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया। तो मतलब दोनों साइड यहाँ पे लोगों को यहाँ पे पैसा मिला है, यहाँ पे बायर्स को पैसा मिला, यहाँ पे सेलर्स को पैसा मिला, ठीक है। इस पूरे रेंज में जो है ना वो सेलर्स को यहाँ पे पैसा मिला है, राइट। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट बायर्स को पैसा मिला, और यहाँ से मार्केट के एंड होने तक यहाँ पे सेलर्स को यहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिला है, राइट। तो दोनों ने पैसा कमाया। जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो दोनों लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं, जो कि अच्छी बात होती है मार्केट के लिए। फॉरेक्स मार्केट की अगर आप बात करेंगे तो बिटकॉइन अभी चल रहा है फिलहाल $68,000 के आसपास, जो कि एक रेंज जो एक मेरी थी, जो मेरा एक लेवल था, वो अभी भी इंटैक्ट है। जब तक इस लेवल के नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आ सकती एटलीस्ट वीकली और डेली बेसिस पे, तब तक मैं बेरिश एटलीस्ट बिटकॉइन पे तो नहीं हूँ, और मेरे लॉन्ग के जो ट्रेड्स रहेंगे वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगे बिटकॉइन पे। इथेरियम में भी सेम यही हाल है। जब तक मुझे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का पैटर्न यहाँ पे इथेरियम में नज़र नहीं आता, इधर इट्स डब्ल्यू पैटर्न और सम काइंड ऑफ पैटर्न लाइक दैट, तो मैं तब तक इसमें बाइंग के लिए तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यूएसडी आईएनआर अगर आप करोगे तो पिछली वीक एक अच्छा खासा करेक्शन था ओवरऑल, मतलब वोलेटिलिटी थी इनफैक्ट। अगर आप वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ बेरिशनेस आपको दिखती है, मतलब और थोड़ा सा यहाँ पे यूएसडी आईएनआर यहाँ पे नीचे आ सकता है, जो कि अगेन हमारे कैश मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। यूएसडी आईएनआर अगर यूएसडी इंडेक्स डॉलर अगर आप देखोगे, सॉरी इंडेक्स डॉलर बोल रहा हूँ मैं, डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने अपने आप को मेंटेन यहाँ पे किया हुआ है, जो कि अगेन एक अगर ये ब्रेकआउट देता है इस अपनी रेंज के बाहर का, तो एक नेगेटिविटी हमारे मार्केट में यहाँ पे हो सकती है। डाउ जोन्स में ये होल्ड तो कर रहा है, बट ये कब तक होल्ड करेगा इतना बड़ा हमें समझ में नहीं आता। एंड द रीज़न आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली अपने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। इसने कंटिन्यूस सपोर्ट यहाँ पे अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे बनाया, जो कि टिकता नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। इतना ज़्यादा जो है वो सस्टेनेबल नहीं होता, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट आएगा कहाँ से, आप देखो इसने ना तो कोई हायर हाई बनाया, ना कोई हायर लो यहाँ पे बना के गया मार्केट, ठीक है। मतलब चल रहा है, ठीक है, जैसे तैसे वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में तो फिर भी आपको एक करेक्शन वगैरह यहाँ पे दिखता है, ठीक है, एक पैटर्न आपको यहाँ पे दिखता है, बट ये कब तक लास्ट करेगा डाउ जोन्स में ये हमें नहीं पता, ठीक है। अगर ये करेक्शन आता है तो मेरी जो लेवल होगी वो 47,000 के आसपास का एक पहला सपोर्ट यहाँ पे होगा, एंड देन अगेन उसके बाद सीधे 45,000 के आसपास यहाँ पे नीचे फिसलेगा, जो कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये 3.5% होता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 7-8% का होगा। तो 7-8% का करेक्शन अगर ग्लोबल मार्केट में अगर आता है तो हमारे मार्केट में भी वो करेक्शन फॉलो ऑन करेगा 100%। यूएस ऑयल में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम था, एंड द रीज़न क्योंकि ट्यूसडे के दिन हमारे मार्केट में एक न्यूज़ थी ओवरऑल
कि ईरान के ऊपर हमला करने वाला है डोनाल्ड ट्रम्प, बट उसका कुछ हुआ नहीं। इसके देखा-देखी में मार्केट यहाँ पे निकल गया, बट फिर फ्राइडे के दिन एक थोड़ा बहुत करेक्शन भी था यूएस ऑयल में। एंड सिमिलरली गोल्ड सिल्वर भी मतलब इसी एक रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा एक अच्छी रैली आई थी गोल्ड सिल्वर में, बट ठीक है, अभी अगर वो वॉर अगर पोस्टपोन्ड होता है या फिर कुछ नहीं होता तो फिर से एक सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। मेरे लिए जो एक लेवल होगा सेलिंग का गोल्ड में वो होगा 5250 के आसपास, राइट? ये मेरा पहला एक ज़ोन होगा सेलिंग का, ठीक है? तो मैं इस लेवल पे अगर आता है तो फिर एक सेलिंग का ट्रेड आप यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। सिमिलरली इन सिल्वर में मेरा ये जो होगी करीब सबसे पहला जो होगा वो ये वाली यहाँ पे लेवल होगी, ठीक है? ये वाली मेरी लेवल होगी 96-97 के आसपास, एंड देन उसके बाद 99, और फिर मैं 104-105 की लेवल के आसपास ही जाके कोई इसमें सेलिंग के ट्रेड्स प्लान करूँगा। तब तक मैं बाइंग के लिए तो इंटरेस्टेड यहाँ पे सिल्वर में नहीं हूँ, जब तक मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे नहीं आता 56-57 के आसपास अगर नहीं आता, और ये 100% आएगा, ठीक है? 100% आएगा, क्योंकि कोई भी कमोडिटी हो वो इतने ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकती है, स्पेशली लाइक सिल्वर, जो कि जिसका कि इंडस्ट्रियल यूज सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। मतलब हाउस स्टोर में उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो है, राइट? अगर आप गोल्ड को देखोगे, गोल्ड की फिर भी एक रियल वैल्यू होती है यहाँ पे, ओवरऑल उसका इम्पोर्टेंस है भी, बट सिल्वर का एज सच कोई इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं, अदर देन इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट यूज, राइट? तो ये इतनी ऊपर यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता भी है तो फिर वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा खराब होगा, जो कि अल्टीमेटली बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और जो भी मतलब कॉर्पोरेट्स होंगे वो होने नहीं देंगे, राइट? तो वो कंटिन्यूसली बेचेंगे इस चीज़ को। तो इस बात का आप ध्यान रखना गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करने से पहले। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ, वैसे मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप इस बात को सिर्फ एज अ रेफरेंस पर्पस के लिए आप ले सकते हो। बट एक स्टॉक यहाँ पे जिसका नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, वो एक थोड़ा बहुत यहाँ पे सस्टेन कर रहा है बेसिकली, एक बहुत अच्छी यहाँ पे डाउनसाइड के बाद। और रीज़न मैं आपको उसका अगर बताऊँ तो ये कंपनी जो है वो एफ.एन.ओ की कंपनी है, जिसमें कि कैश के स्टॉक में आपने देखा होगा कि सेलिंग जब जब आती है तब कंटिन्यूअसली सेलिंग आती है, जब तक स्टॉक अपने 52 भी लो को यहाँ पे टच नहीं करता। क्योंकि वहाँ पे किसी को अपनी पोजीशंस यहाँ पे कवर नहीं करनी होती, लोग सिर्फ बेचने वाले तैयार होते हैं। बट क्योंकि एफ.एन.ओ का स्टॉक है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले वीक, एटलीस्ट यहाँ पे मार्च के महीने में। तो इसके ऊपर आप यहाँ पे नज़र रख सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इसको एज़ अ एडवाइस ना लेके इसको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाए, और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ के ही आप कोई डिसीजन आप बना सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।